अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल इज बैक, किसी फिल्म के टाइटल की तरह यह लाइन शुक्रवार को देश के सियासी पर्दे पर छाई रही। वैसे तो राहुल गांधी सियासत के मंच से कहीं गए नहीं थे, बल्कि उनकी मौजूदगी मोदी सरकार के लिए बार बार, बल्कि कहूं तो लगातार चुनौती बनी हुई थी। लेकिन फिर भी संसद में राहुल गांधी की वापसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी कि क्या यहां पर यानी सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का डंका बजेगा। क्या राहुल गांधी की सजा रद्द करके लोकतंत्र के साथ इंसाफ किया जाएगा? क्या उन लोगों के फैसले का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने लगातार 4 बार राहुल गांधी को संसद तक पहुंचाया था? और जब फैसला आया कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, तो इन तमाम लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह कहना शायद गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी जब भी संसद में लौटेंगे, किसी हीरो की तरह ही उनकी एंट्री होगी, वापसी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आप याद कीजिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की सफलता के बाद जब हिंदुस्तान लौटे थे, तो लोगों ने उनका स्वागत किसी नायक की तरह ही किया था। आज राहुल गांधी डरो मत का नारा देकर सत्याग्रह का पाठ ही नए सिरे से जनता को सिखा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जनता को तरह तरह से डराया गया है, धमकाया गया है, धर्म का भी डर दिखाया गया और कर्म का भी डर दिखाया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के धर्म के लिए खतरे की तरह पेश किया जा रहा है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें प्रताड़ित होने का डर दिखाया जा रहा है। जो सच बोलता है उसकी जुबान बंद करने का डर दिखाया जा रहा है। जांच एजेंसियां सच की पड़ताल करने का नहीं बल्कि डराने का जरिया बना दी गई हैं। और देश के संसदीय इतिहास में शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी मंत्री ने संसद के भीतर विपक्ष को ईडी का डर दिखाया हो। भले ही ये मजाक में कही गई बात हो, लेकिन जांच एजेंसियों का मजाक जो है वो एक विषय, जो मजाक का विषय अगर बनाने की कोशिश होती है, तो सोच कैसे और क्या किस तरह से आगे बढ़ रही है, खासकर सत्ता पक्ष की, वो आपके सामने है। और ये एक गंभीर सवाल है। राहुल गांधी ने ऐसे ही गंभीर सवालों को शुरू से अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है और इसीलिए वो बीजेपी के लिए, संघ के लिए और मोदी सरकार के लिए चुनौती बने रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी जो हैं, महात्मा गांधी का यहाँ उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह गांधी जी का सत्याग्रह अंग्रेजों के लिए ही नहीं था बल्कि संघ के इरादों में भी रोड़ा बन गया था, वही अड़चन अब संघ और बीजेपी को राहुल गांधी से महसूस होती है। इसलिए राहुल गांधी का सक्रिय राजनीति से हटना ही संघ और बीजेपी के लिए फायदेमंद रहता। राहुल गांधी की छवि खराब करने में बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए, वो दरअसल मोदी जी की सत्ता को बचाए रखने के लिए किया गया निवेश था, इन्वेस्टमेंट था। मगर इस इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न मिलते इससे पहले ही बीजेपी को समझ आने लगा कि यह घाटे का सौदा हो गया है। राहुल की छवि के चारों तरफ भारत जोड़ो यात्रा से एक ऐसी ढाल बन गई जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया। इसके एवज में राहुल गांधी को संसद से हटाने का फुल प्रूफ प्लान बना दिया गया। राहुल मानहानि मामले में अधिकतम 2 साल की सजा पाने के बाद संसद से अयोग्य करार दिए गए, संसद से बाहर कर दिए गए। मोदी सरकार में यह काम भी मुमकिन हो ही गया जो आपको खटके उसे संसद से बाहर कर दो। लेकिन देश का लोकतंत्र अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है दोस्तों कि मन की बात उस पर हावी हो सके। जिस न्याय को करने में निचली अदालतें चूक गईं, उस भूल को सुप्रीम कोर्ट ने सुधार लिया। यानी अब कह सकते हैं कि राहुल इज बैक। लेकिन राहुल के बैक होने से बीजेपी और मोदी कैसे बैकफुट पर आएंगे, यह देखना बाकी है। राहुल का संसद में लौटना और वो भी सुप्रीम कोर्ट से जीत कर लौटना मामूली बात नहीं होगी। इस एक घटना के दुर्गामी असर भारतीय राजनीति पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अगले साल के राज्यों के चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, मुंबई में इस महीने के आखिर में होने वाली इंडिया की बैठक और उससे पहले 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं दोस्तों जिन पर राहुल गांधी की सजा खारिज होने का असर साफ दिखाई पड़ेगा। तो आज आईने की नजर से आइए देखते हैं दोस्तों, नजर दौड़ाते हैं, पड़ताल करते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने देश को सिखाया है सत्याग्रह का नया सबक। कैसे इंडिया गठबंधन जो है वो खुले तौर पर दे रहा है राहुल गांधी का साथ, और समझेंगे कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ की पूरी रणनीति को जमींदोज कर दिया है। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कुछ तस्वीरें।
ये तस्वीरें हैं उस भारत की जिसे पीएम मोदी ने बदलने का दावा किया था। देश को बदलते बदलते मोदी ने लोकतंत्र के नियमों को ही बदल दिया। जो उनकी नजरों में खटका उसे किसी भी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया। बहुत से पत्रकार, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता इसी वजह से जेल चले गए क्योंकि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। किसी ने देशद्रोह का इल्जाम झेला तो किसी ने देश को तोड़ने का लांछन सहा। राहुल गांधी को भी 2 साल जेल भेजने की तैयारी कर ली गई थी क्योंकि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। 4 साल पहले की गई टिप्पणी को सारे मोदी समाज का अपमान बताकर पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा ही कर दिया। गुजरात में सूरत कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक राहुल की 2 साल जेल की सजा बरकरार रही। हालांकि राहुल को जेल भेजने की नौबत नहीं आई, उन्हें जमानत मिल गई क्योंकि कहीं न कहीं ये एहसास बना हुआ था कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में बन जाएगा। राहुल जेल नहीं पहुंचे लेकिन अभी तक संसद भी नहीं पहुंच पाए हैं। सजा होते ही उनकी सांसदी रद्द हो गई और बंगला भी खाली करा लिया गया। जिन लोगों के दिमाग में राहुल गांधी को परेशान कर मोदी को राहत पहुंचाने की ऐसी योजनाएं बनी, उन लोगों ने इस बात पर शायद गौर किया ही नहीं कि राहुल गांधी का इतिहास क्या है। नियामगिरी की पहाड़ियों में आदिवासियों के हितों को कुचला न जाए, इसीलिए राहुल ने आवाज उठाई। भट्टा परसौल में किसानों के हक की लड़ाई को अपना समर्थन देने के लिए राहुल पहुंच गए। ये राहुल के संसदीय जीवन का शुरुआती इतिहास है। इसके बाद संसद में रहते हुए राहुल गांधी ने मोदी जी को गले लगाकर मोहब्बत का संदेश देने से लेकर उनसे अडानी के साथ संबंधों पर सवाल उठाने जैसे काम किए। राहुल गांधी के ऐसे कदमों से मोदी सरकार को भले तकलीफ मिली हो, लेकिन जनता ने यही देखा कि ये शख्स हमेशा उसके लिए आवाज उठा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के फैसले का गलत संदेश जनता में गया और जब राहुल की सजा रद्द हो गई तो खुशी का कैसा माहौल बना, ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। एंकर 2, आमतौर पर लोग जरा जरा सी जीत पर विक्ट्री का साइन बनाते हैं। मीडिया को उम्मीद थी कि राहुल गांधी भी अदालत के फैसले के बाद ऐसी ही यानी विक्ट्री साइन में दिखेंगे, इस मुद्रा में दिखेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, कुछ नहीं किया। पत्रकारों ने विक्ट्री साइन बनाने के लिए कहा तो राहुल गांधी मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। शायद राहुल जीत और हार जैसे शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, इसीलिए उन्होंने सजा खारिज होने के फैसले के बाद ट्वीट भी किया कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। उनका यह ट्वीट बीजेपी और संघ के लिए ललकार है कि अब चाहे और जिन तरीकों से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, फिर भी भारत के विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा वो करते रहेंगे। राहुल गांधी के इरादे साफ हैं, लेकिन बीजेपी के इरादे क्या हैं इसका पता इस बात से चल जाएगा कि राहुल गांधी सोमवार या मंगलवार तक संसद में बैठने के योग्य माने जाते हैं या नहीं। क्या राहुल गांधी को फिर से रोकने की कोशिश में बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, ये भी समझ लेते हैं। हाँ, ये जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई थी तो उस फैसले की कॉपी तुरंत दिल्ली तक पहुंच गई और 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी। इस जल्दबाजी से बीजेपी की बदला लेने वाली छवि जनता के बीच बन गई। मोदी का डर और राहुल के सवालों से बचने की उनकी कोशिश, ये सब जनता के सामने खुल गए। अब जबकि राहुल गांधी की सजा पर स्टे मिल गया है तो इस बात का इंतजार है कि लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से संसद में बुलाने के लिए फैसला कब लेंगे। अगर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर देता है तो वो मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव इंडिया की ओर से गौरव गोगोई ने पेश किया है, उस पर चर्चा में भी राहुल गांधी की हिस्सेदारी रहेगी। वैसे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज ही होना है और ये भी तय है कि मोदी विपक्ष की धज्जियां उड़ाने के लिए फिर नए शब्द जाल बुनेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर रेन कोट पहनकर नहाने की टिप्पणी करने से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं जैसी टिप्पणियां सदन के भीतर करने वाले नरेंद्र मोदी अब शब्दों की नैतिकता के कौन से निचले स्तर को छुएंगे, ये 8 से 10 अगस्त के बीच पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि संसद में अगर राहुल गांधी मौजूद रहे तब भी मोदी जी अपनी सरकार बचा पाने के बावजूद खुद को घिरा हुआ, हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। वैसे भी इस मानसून सत्र में मणिपुर और हरियाणा के काले बादल मोदी सरकार को घेर चुके हैं। अब तक दोनों सदनों में न आकर पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों की आंधी से खुद को बचाया हुआ था, मगर अविश्वास प्रस्ताव बचाव के लिए रखी गई सारी छतरियों को उड़ा सकता है।
वैसे तो मोदी और शाह की जोड़ी को विश्व विजेता होने जैसा गुमान है। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के दांव से वो कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, हिंदुओं को अपने पाले में कर सकते हैं, युवाओं को जय श्री राम बोलने के लिए तैयार कर सकते हैं। उनका यह गुमान गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी के हालात तो ऐसे ही हैं दोस्तों। राम मंदिर बनाने के लिए और राम लला को घर लाने के लिए मोदी जी को देश के बहुत से हिंदुओं ने वोट दिया था। बहुत से युवाओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उग्र भीड़ में बदल जाना भी शायद इसीलिए मंजूर कर लिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल मोदी 2 करोड़ रोजगार दे ही देंगे। ऐसा ही भरम देश के बहुत से मामूली तबके के लोगों को था कि उनके खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे। मगर अब पता चल रहा है कि जय श्री राम बोलते हुए युवा केवल चलते फिरते हिंसक काठ के पुतले बना दिए गए हैं। इनकी डोर जिन लोगों के हाथों में है, उनके बच्चे तो विदेशों में डिग्रियां ले रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और राम के नाम पर लाठी उठाकर दूसरों का खून बहाने वालों के लिए रोजगार की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई हैं। 15 लाख तो कभी खाते में नहीं आए, और जो जमा पूंजी थी वो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और अब टमाटर खरीदने में खर्च हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन हालात में भी मोदी और शाह की जोड़ी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत लेगी, या फिर इंडिया अब उसे आईना दिखा ही देगा। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस से इस वक्त पीएम मोदी काफी घबराए हुए दिख रहे हैं। अपनी घबराहट में उन्होंने इस गठबंधन की तुलना देश को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। ऐसा तो नहीं है कि देश में पहली बार अलग अलग दलों ने मिलकर कोई गठबंधन बनाया हो। देश तो 80 के दशक से गठबंधन राजनीति के प्रयोग देखता आया है। कभी 2 विरोधी विचारधारा के दलों के साथ आने पर उनका मजाक उड़ाया गया, कभी सत्ता के उनके लालच पर सवाल उठे, कभी उनकी नीयत पर उंगली उठाई गई। लेकिन 30-40 सालों में कभी किसी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी अपने विरोधी मोर्चे पर नहीं की जैसी पीएम मोदी ने इंडिया को लेकर की है। इंडिया शब्द ने मानो उन्हें हारने का एहसास करा दिया हो। दरअसल मोदी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ इतने दल एक साथ जुट जाएंगे। राहुल गांधी को शरद पवार, लालू प्रसाद और ममता बनर्जी जैसे दिग्गजों का साथ मिल जाएगा। और तो और जिस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगी। पटना में जब ये तमाम दल एक साथ पहली बार आधिकारिक तौर पर बैठे थे, उसके बाद एमपी में बीजेपी यूथ कार्यकर्ताओं की रैली में पीएम मोदी ने इस गठबंधन पर बेईमानी और परिवारवाद के इल्जाम लगाए थे। लेकिन इन इल्जामों से बेपरवाह सारे दल बेंगलुरु में एक साथ जुटे और इस बार पहले से ज्यादा संख्या में जुटे। और इतना ही नहीं, यहीं पर इंडिया नाम भी पड़ा। पीएम मोदी इसके बाद और ज्यादा बौखला गए। फिर तो उन्होंने एनडीए का नया मतलब समझाने से लेकर इंडिया के चरित्र हनन तक सारे प्रयास कर लिए। जैसे आंख मिचौली के खेल में दाम देने वाले खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और जीतने के लिए वो दोनों हाथों को चारों ओर घुमाता रहता है कि कहीं किसी विरोधी का कोई सिरा हाथ में पकड़ आ जाए। बस उसी तरह इस वक्त मोदी जी दोनों हाथों को बुरी तरह इधर उधर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब दूसरे खिलाड़ी भी चौकन्ना होकर खेलना सीख चुके हैं। मोदी और बीजेपी के प्रहारों से बेखौफ अब इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इसमें इंडिया के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में ऐसी 4-5 बैठकें और होंगी। यानी इंडिया ने यह तय कर लिया है कि अब कदम आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है। मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए हिंदुस्तान में नए सिरे से जमीन तैयार करना है। राहुल गांधी ने तो अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं। लालू यादव से उनका मिलना इस बात की याद दिला रहा है कि जैसे लालू जी ने राम मंदिर के लिए निकली आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था, अब राहुल गांधी उसी तरह आडवाणी के शिष्य नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगता है देश के लिए अच्छे दिन लाने का ऐलान करने वाले मोदी जी अब खुद अच्छे दिनों के लिए कहीं परेशान ना हो जाएं। खैर, महान शायर फैज अहमद फैज ने ठीक ही फरमाया है कि गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।